नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अनुराग पुनेठा। लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, लेकिन हिमाचल की जनता करती है 5 साल इंतजार और हर 5 साल पर सरकारें यहां पर बदलती हैं। आज फिर आवाम के फैसले का दिन है। हिमाचल में 10वीं विधानसभा के चुनाव का आज दिन है। राज्य छोटा है, लेकिन इसके फैसले का असर हमेशा बड़े मायने लेकर आता है। पहले वोट से लेकर आखिरी वोट तक आज हम आपके साथ रहेंगे और लगातार जो भी वहां पर कुछ होगा वो आपको बताएंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ हरि सिंह जयसिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, सब बहुत स्वागत आपका। और केजी सुरेश जी भी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत सुरेश जी। सुरेश जी, ये बात एक तो ये कि भ्रष्टाचार मतलब दोनों पार्टियों पर है, लिहाजा कितना इश्यू बन पाएगा, लेकिन यूथ बनाम जो एज है, जैसे बीरबल सिंह साहब इतने पुराने हैं जो कि वो 5 दफे, ये क्या फैक्टर होगा जो खासकर वहां का युवा है, यूथ है? देखिए, इस बार कांटे की टक्कर है। अगर इन 2 चुनाव में, विधानसभा चुनाव में गुजरात और हिमाचल में अगर कहीं कांग्रेस का चांस है तो वो यहां है। गुजरात में आमतौर पर यही देखा गया है और एक आंकलन ये है कि चाहे बहुमत कम हो सकता है लेकिन वापस मोदी ही आएंगे, जबकि हिमाचल में जो है एक गुंजाइश है कांग्रेस के लिए। लेकिन आमतौर पर विधानसभा चुनावों में स्थानीय मुद्दे जो है हावी होते हैं। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, एक तो ये भ्रष्टाचार का चल रहा है, लेकिन उससे ज्यादा मैं महत्वपूर्ण मानता हूं जो महंगाई, डीजल और एलपीजी खासकर, क्योंकि ये दोनों एक तरह से पहाड़ी इलाकों के एक तरह से लाइफलाइन है। उसको लेकर जो है वो कहीं ना कहीं एडवांटेज दे रहा है बीजेपी को, क्योंकि एंटी इंकम्बेंसी या थोड़ा बहुत ये भी देखिए 77 से लेकर कभी भी कोई रिपीट सरकार वहां आई नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती धूमल सरकार के लिए भी है कि वो वापस आए। लेकिन इसके बावजूद, एंटी इंकम्बेंसी के बावजूद जो भी है, थोड़ा बहुत जो भी है, उसके बावजूद अगर वो कामयाब होने का उनका चांस है तो वो ये जो महंगाई आपका जो हो रहा है, बड़ी चीज है, एलपीजी, डीजल, इसका एक बहुत बड़ा खामियाजा जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को भरने की नौबत आ सकती है। बिल्कुल। आपको लगता है कि नेशनल लेवल पे जो भी पिछले 1.5-2 सालों में गवर्नमेंट की प्रॉब्लम रही, उसका असर इसमें दिखेगा ही दिखेगा, मतलब वो मिटिगेट करने की कोशिश होगी, लेकिन या आपको लगता है कि स्थानीय मुद्दे जो होते हैं वो ज्यादा हावी होते हैं? नहीं, वैसे तो मैंने जैसे कहा विधानसभा में स्थानीय मुद्दे ही हावी होते हैं। एक तो ये आपका साइन दिखाना है, इस तरफ होता है, वो ये कहता है कि देखिए ये आपका जो है हार का निशानी है विपक्ष को जो है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस बार लगता है कि इस पर कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी, क्या लगता है आपको? जीवन पे जुड़ा हुआ मुद्दा है। और कुछ खास लगता है कि मतलब की बार मत डालना चेंज, इसलिए फर्स्ट टाइम वोटिंग है या पहले डाली है? थैंक्स फॉर आपको गुड नेम। हेमा ग्रोवर। थैंक यू। पापा तो उधर से जो है उन्होंने नितिन गडकरी का उठाया, फिर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने गांधी परिवार पर उठाया। तो मुझे लगता है कि उससे ज्यादा अब अहम मुद्दा जो है वो महंगाई और खासकर एलपीजी, और ये बड़ा अहम मुद्दा रहेगा। लेकिन मैं समझता हूं कुछ स्थानीय मुद्दे भी हैं। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर जरूर होगा। आपको बड़ा इसके सुनकर बड़ा ये होगा कि वहां बंदरों का जो आतंक है वो भी एक मुद्दा है, अहम मुद्दा है, जबकि उसको हाईलाइट उतना राष्ट्रीय मीडिया में नहीं हुआ है, लेकिन आम आदमी जो है बहुत परेशान है वहां, हर जिले में ये है। और देखिए बड़ा अहम चीज इसमें है, ये पूरे चुनाव के प्रक्रिया में ये जो गुटबाजी इस बार दोनों दलों में है, काफी रिबेल कैंडिडेट्स, और मुझे लगता है कि इस बार क्योंकि ये कांटे का टक्कर है, निर्दलियों का बड़ा अहम रोल हो जाएगा। ये मुझे लगता है। अगर आप देखेंगे न सिर्फ महेश्वर सिंह बीजेपी से निकलकर उन्होंने जो लोकहित, हिमाचल लोकहित पार्टी जो है वो उन्होंने बनाया, उसके सिवा उन्होंने एक तरह से जो गठबंधन एक तरह से बनाया है वामपंथी दलों के साथ, और वामपंथियों ने इस बार जो है शिमला के जो नगर चुनाव है उसमें उनका बड़ा अच्छा रोल रहा है। तो इस वजह से वो मिलकर कुछ, और निर्दलीय और भी है, बसपा भी इस बार है, एनसीपी भी है। पिछली बार तो उन्होंने कुछ ऐसा कुछ जादू नहीं कर दिखा पाए थे, लेकिन इस बात को याद रखिए कि वहां 25% के करीब जो है एससी पॉपुलेशन है हिमाचल, जो वोट काटेगी। लेकिन ये देखने वाली, अभी तक हिमाचल में कास्ट बहुत बड़ा एक फैक्टर नहीं रहा है, लेकिन कोशिश जरूर जारी है इन दलों के द्वारा। तृणमूल कांग्रेस भी इस बार लड़ रही है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है देखने वाली। खासकर ये सब पहलू इसलिए अहमियत बन जाती है क्योंकि इस वक्त कांटे की टक्कर। हम ब्रेक पे जाने से पहले मुकेश, हाँ जी बात कहूंगा जी कि बंदरों की बात जो उन्होंने उठाई थी, तो
लेकिन ये किसी नहीं कह रही एक बंदर ये किस पार्टी को बिलोंग करते, अभी तक ये चार्जेस नहीं लगी है। नहीं, आरोप ये है कि उनके लिए क्या कदम उठाए नहीं उठाए, घेराबंदी नहीं किया है, बंदरों का जो है कहीं कहा है कि भाई कांग्रेस के बंदर है, बीजेपी के बंदर है। बिल्कुल। जी, हिमाचल में चुनाव चूंकि स्टार्ट हो चुका है, ये जानेंगे आपसे, लेकिन आज सुपर संडे भी है। दो बड़े डेवलपमेंट आज दिल्ली और पटना में भी हैं। मतलब आज की जो बड़ी सुर्खियां वो हैं कि कांग्रेस और उधर नीतीश भी रैली कर रहे हैं, यानी कि वहां पर क्या कुछ स्थिति है ये भी हम आपको बताएं। तो कांग्रेस की रैली यहां पर है दिल्ली में रामलीला मैदान में, जिसके लिए बड़ी तादाद में कांग्रेस शासित राज्यों से तमाम मुख्यमंत्रियों ने पूरा जोर लगाया है कि बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंचे हैं। सबसे पहले बात रामलीला मैदान की, जहां पर कांग्रेस की रैली हो रही है। कांग्रेस एफडीआई के मुद्दे पर अपनी सफाई वहां पर देगी, लेकिन हैरत की बात यह है कि जो लोग वहां पर आए हैं सुबह तक, उनको एफडीआई के बारे में पता नहीं है। रैली में आए कुछ लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी प्रकाश पीयूष ने। इस रैली में कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें पैसे देकर बुलाया गया है। कई हमारे साथ लोग खड़े हैं। आपका नाम क्या हुआ? डिस्ट्रिक्ट करनाल से। आपका नाम क्या हुआ? देवी प्रसन्न शर्मा। कितने पैसे देके बुलाया गया रैली में? हर आदमी को 200 रुपए दिए गए हैं और उनका खाने का रहने का सब बंदोबस्त किया गया है। जबकि फसल का समय था, होटलों को बुक किया गया है और दारू का और सब खर्चे फ्री दिए जाते हैं। कौन कौन ये लोग दिए हैं? ये लोग कांग्रेसी जो मगरमच्छ हैं, लोगों का खून चूसते हैं, वो हैं, वो लोग हैं। लेकिन फिर भी आप रैली में आए हुए हैं कांग्रेस का। हम तो उन लोगों का देखने के लिए आए हैं कि क्या कुछ व्यर्थ हो रहा है, क्या कुछ व्यर्थ हो रहा है यहाँ। अच्छी बात हो रही है। ये आपको क्या लगता है कि ये लगता है कि ये कभी सरकार ने गरीब आदमी के बारे में सोचना नहीं है। आज के दिन में 5,000 रुपए में एक आदमी वो खड़ा 12 घंटे की नौकरी कर रहा है। सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं। सिलेंडर के दाम बढ़ा रहे हैं, जैसे मर्जी ये कर रहे हैं कि गरीब आदमी मरे, गरीबी खत्म हो, इनका ये विचार है सरकार का। लेकिन फिर भी आप रैली में आए हैं इतनी सारी मुश्किलों के बाद। एफडीआई के उसमें आए हैं। आपको क्या एफडीआई का मतलब पता है? कह रहे हैं उनके साथ में आ रहे हैं। वैसे स्पेशल मतलब व्यक्ति कोई कम ही आया हुआ है, बहुत ज्यादा तो ऐसे लिंक जुड़े हुए हैं, वो आए हुए हैं। तो यहाँ एक सवाल ये भी खड़ा हो गया है कि क्या इस रैली में, रामलीला मैदान की रैली में, क्या पैसे देकर लोगों को बुलाया गया है? क्योंकि आम लोग जो पहुंचे हुए हैं, करनाल के लोग पहुंचे हुए हैं, हरियाणा से पहुंचे हुए हैं, उन लोग का साफ तौर पे कहना है कि 200 रुपए दिए गए हैं, इसके साथ रहने का बंदोबस्त किया गया है। कैमरामैन चेतन के साथ प्रकाश पीयूष, C7 न्यूज, दिल्ली। जी हाँ, ये स्थिति है। हालांकि आज कांग्रेस ही हमारे रिपोर्टर प्रकाश पीयूष को देख लेंगे तो पकड़ लेंगे। क्या मतलब ये तो बिल्कुल, ये तो कोई नई बात नहीं है। देखिए, ये तो ओपन सीक्रेट है कि जितने भी बड़े दलों की बड़ी बड़ी रैलियां होती है जी, उसमें भाड़े में लोगों को लाया जाता है जी हाँ। और यही नहीं, मैं तो अभी हरियाणा में भी गया था 2 दिन पहले और पूरा घूम आया हूँ। तो वहां भी मुझे कई लोगों ने, कांग्रेसी नेताओं ने बताया है कि उनको तो अलोकेट किया गया है कि आपको इतने लोगों को लेकर आना है। तो उन्होंने पूरा वहां वाहन का, गाड़ी का, इवन ट्रेन का पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। तो ये पूरा इंतजाम किया हुआ है। तो ये कोई जिस तरीके से नागरिक समाज जब प्रदर्शन करता है तो जो स्वतः ही लोग अपने आप पहुंचते हैं, ये वो वाली स्थिति नहीं है। यहाँ कोई उससे जुड़कर नहीं आ रहा है कि उसका कोई ना कोई इंटरेस्ट रहता है, या जैसे कहा गया है कि भाई वो एक ही गांव के हैं तो गांव के नाम पर आ गए, कोई रिश्ते के नाम पर आ गए, छुट्टी का दिन है, घूम आते हैं दिल्ली, पैसा मिल जाएगा। हाँ, तो इसलिए नहीं, इसमें बहुत ज्यादा। लेकिन मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस एक तो अपनी तरफ से एक शक्ति प्रदर्शन करना चाहती है कि देखिए अभी भी जनता उनके साथ है। ये जितने भी आरोप लगे हैं उसके बावजूद जनता के बीच में उनकी पैठ है, ये दिखाना चाहती है। और दूसरा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक रणनीति भी है, क्योंकि हिमाचल का प्रचार तो बंद हो चुका है। एक आखिरी कोशिश आज, क्योंकि सारे चैनल जो है उनके भाषण दिखाएंगे और हिमाचल में जरूर दिखाई पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं ये भी उम्मीद है कि उसका असर भी कुछ हो सकता है, क्योंकि ये चुनाव आयोग के उसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रदेश में नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी सोच 4 तारीख को रखने के पीछे रही होगी। संक्षेप में चलते चलते, ये रैलियों से कितना पॉलिटिकल माइलेज आपने बताया था, लेकिन लगता दिखता है, मतलब गट फीलिंग है। एक जगह तो ये हास्यास्पद है, लेकिन दूसरी तरफ गंभीर स्तर पर अगर आप देखेंगे तो ये जो बड़े बड़े पार्टियों का जो डिस्कनेक्ट है आम आदमी के साथ, कि वो अपने जो एसी रूम में बैठे हुए हैं, उनको पता नहीं है कि जनता का सोच क्या है। वो उन लोगों को लेकर आए हैं जो एफडीआई का घोर विरोध कर रहे हैं, उन लोगों को आप लेकर आ रहे हैं, ये अपना पता तक दिखा के, उनको पता नहीं है। ये लोगों को भी पता नहीं है उनका नेता क्या चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे याद आता है 2004 में जब इंडिया शाइनिंग का कैंपेन
हुआ। तो वहां भी कुछ ऐसा ही आपने देखा, जहां लोगों के अंदर की बात को आप समझ नहीं रहे थे, एक आपने हाइप क्रिएट किया और आप खुद ही उस हाइप पर यकीन करने लगे। कुछ ऐसा ही कांग्रेस के साथ हश्र हुआ। संक्षेप में समय खत्म हो रहा है, क्या आपको लगता है ये कांग्रेस की बैड टाइमिंग है या फिर उनका समझ नहीं पा ना समझिए, जैसे सुरेश जी ने बताया असली बात थी। और मैं इसमें एक ही आपको जरा एक कविता के रूप में सुनाऊंगा कि लीडरों की धूम है, फॉलोवर तो हैं, लेकिन लीडरों की धूम है, फॉलोवर कोई नहीं। असल में फॉलोवर कोई नहीं, सब तो यहाँ जनरल है, आखिर सिपाही कौन है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। जयसिंह जी, सुरेश जी, आपका भी बहुत धन्यवाद।